तीन जादुई राखी। बिजनौर में रहने वाली लीला देवी ने आज से तकरीबन 10 साल पहले अपने बेटे प्रवीण का ब्याह ममता से करवाया था। उस ब्याह से ममता को 3 बेटियां पैदा हुईं, जिनका नाम रानी, आशा, आंचल था। मगर पोते की चाह में अंधी हुई लीला ने अपनी बहू पर दोबारा से बच्चे का जोर कसा, जिसके चलते ममता चौथी बार गर्भवती हुई। इस पर उसकी सास लीला उससे कहती है, सुन ओ करम जली नासपीटी बहुरानी, अगर चौथी बार भी तूने बेटी को जना तो इस बार मैं तेरा चौथा कर दूंगी, समझी। लीला ममता को उसकी तीनों बेटियों के सामने खरी खोटी सुनाकर सैर के लिए निकल पड़ती है और आंचल कहती है, जब देखो दादी माँ बिना बात आप पर बिगड़ती रहती है। बिटिया, वो तुम्हारी दादी है ना, अपनी बड़ों की इज्जत करना कभी मत भूलना। अपनी माँ की सीख को हमेशा याद रखना। गर्भावस्था के 9 महीनों का पीड़ादायी पड़ाव पार करके ममता एक बेटे को जन्म देती है, मगर दुर्भाग्यवश उस पल उसकी जान चली जाती है। लीला को बहू के जाने का कोई गम नहीं होता, मगर तीनों बहनों के खातिर उनका संसार ही छिन चुका था। लीला अपनी पोतियों से कहती है, चलो अच्छा हुआ बला टली, कम से कम ये करम जली जाते जाते मेरे कुल का दीपक तो जन गई। अरे ओ तीनों तितलियों, चलो जल्दी से बर्तन चौका करने में जुट जाओ, वरना ये कोमल कोमल चमड़ी छील कर रख दूंगी। दादी की क्रूरता देखकर तीनों बहनें डरी सहमी काम में जुट जाती हैं। ऐसे ही दिन, महीने और महीने साल में बदल जाते हैं। देखते ही देखते 5 बरस गुजर जाते हैं। मॉनसून के महीने के साथ बरसात शुरू होती है। कुछ ही दिनों बाद राखी आने वाली है। इस बार हम तीनों बहनें अपने भाई को प्यारी प्यारी राखियां बांधेंगी। जाने क्यों दादी माँ हमें हमारे ही भाई को छूने तक नहीं देती। इस बार जो हो जाए हम अपने भाई को जरूर राखी बांधेंगे। लीला उन तीनों बहनों की बातें सुन लेती है और गुस्से में तिलमिलाती हुई भौं चढ़ाकर कहती है, मैं तुम्हें अपने पोते के इर्द गिर्द भी नहीं भटकने दूंगी। राखी बांधना तो दूर की बात है, अब तो मुझे इस घर में जरा भी रास नहीं आ रही। निकल जाओ यहाँ से। लीला उन तीनों को घर से खदेड़ देती है। तीनों बहनें एक दूसरे का हाथ थामकर रोती बिलखती एक जंगल में आ जाती हैं। तभी जोरदार बारिश भी शुरू हो जाती है। आंचल दीदी, बिजली की कड़कड़ाहट से मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा तो भूख के मारे बुरा हाल हुआ जा रहा है। जंगल के भीतर बनी झोपड़ी से एक बुढ़िया उनको घर के भीतर बुलाती है। कुछ पल बाद, तुम तीनों बच्चियां इधर देर अंधेर इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हारा कुमलाया हुआ चेहरा बता रहा है कि तुम तीनों कई रोज की भूखी और परेशान भी हो। तुम अपनी तकलीफ मुझसे साझा कर सकती हो। इस पर आंचल की आंखें डबडबा जाती हैं और वो बुढ़िया को सारा किस्सा बताती है। हम बहनों के मन में बड़ी आस थी कि इस बार हम अपने भाई को राखी बांधेंगी, मगर हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। वो बुढ़िया एक डिब्बा टटोल कर आंचल से कहती है, ये 3 जादुई राखियां हैं। मगर ये तो एकदम साधारण राखी जैसी दिखती है। अक्सर हमारी आंखों को जो दिखता है वो होता नहीं है। जिस पल इन 3 जादुई राखियों को तुम अपने भाई की कलाई पर बांधोगी, एक लौ राखियों पर पड़ेगी, जिससे पहली राखी तुम्हें मिठाइयाँ देगी, दूसरी राखी तुम्हें सोने की राखियाँ देगी और तीसरी राखी तुम्हें कपड़े देगी। तीनों बहनें हाथ बढ़ाकर एक एक राखी ले लेती हैं। कुछ दिन बुढ़िया के पास रहने के बाद वो कहती हैं, राखी के त्योहार में बस 2 दिन की देरी है, हमें घर चलना चाहिए। कुछ ही पलों में तीनों बहनें घर लौट आती हैं, जहां उनका भाई राजू भूख से बिलबिला रहा होता है। दीदी, दीदी तुम कहाँ चली गई थी? अरे कल मुही, अब क्या लेने आई हो? माँ को खा गई, जाते जाते पिता को भी खा बैठी। अब क्या भाई को खाकर चैन पड़ेगा? घर में एक कतरा दूध नहीं है जो मैं अपने पोते को पिला सकूं। ये सुनकर तीनों बहनें रोते हुए राखी की थाली सजाती हैं। यहाँ खाने को एक दाना नहीं और तुम तितलियों को राखी बनाने की सूझ रही है। इस घड़ी हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए दादी माँ। राजू, हाथ आगे करो। तीनों एक एक राखी को जैसे राजू की कलाई पर बांधती हैं, वो सुनहरी जादुई राखियों में बदलकर सोने की राखियां, मिठाइयां और कपड़ों की बौछार कर देती हैं। ये किस राजा की राखी चुरा लाई हो तुम बहनें? इस जादुई राखी की ताकत हमारे राजा भैया से आई है दादी माँ। अब हम सब ठीक कर देंगी। तीनों बहनें जादुई 3 राखियों से मिले मिठाई और कपड़ों को लेकर बाजार में बेचने पहुंचती हैं। सस्ती सस्ती मिठाइयाँ खरीद लो, मीठी मिठाइयाँ खाओ और राखी का त्योहार मनाओ। आओ आओ ग्राहकों।
रंग बिरंगे कपड़े, तरह तरह के कपड़े। आओ आओ, ले जाओ सुंदर कपड़े। पूरे बाजार में राखी की चहल पहल मची हुई थी। लोगों की बड़ी भीड़ ने उन्हें चारों ओर से घेरे हुए था। जहां आशा की मिठाइयां बेधड़क बिक रही थीं, वहीं रानी के कपड़ों की लूट मार हो रही थी। कुछ घंटे बाद असल राखी के त्योहार में एक दिन और शेष बचा है और हमने इतना कमा लिया। कल तक हम तीनों बहनों के हाथ में एक पाई नहीं हुआ करती थी, मगर उन 3 जादुई राखियों के कारण हम बहनों के पास पैसों की बौछार लगी पड़ी है। उसी पल पलक नाम की एक 18 साल की लड़की आंचल के पास आकर कहती है, मेरी मदद करो, मेरे भाई की जान पर बन पड़ी है। उसके इलाज के खातिर भारी पैसे की जरूरत है। थोड़ा बहुत हाथ बढ़ाकर दे दो। ईश्वर इस राखी पर तुम्हारे भाई को लंबी उम्र देगा। तीनों बहनें तरस खाकर अपने सारे पैसे उसकी झोली में डाल देती हैं और आंचल उसे सोने की एक राखी देकर कहती है, ये लो, ये सोने की राखी भी तुम रखो। तुम तीनों बहनों का शुक्रिया। बड़ा भाग्यशाली होगा वो भाई जिसकी तुम जैसी 3 प्यारी बहनें हैं। बहनें अपने दिन भर की कमाई को उस लड़की के भाई के इलाज पर न्यौछावर कर देती हैं और घर आ जाती हैं। अगली सुबह फिर तीनों बहनें एक बार फिर से राखी के त्योहार की विधि को राजू के साथ दोहराती हैं, जिसके साथ जादुई तीनों राखियां इस बार उन्हें पिछली बार से भी ज्यादा कपड़ा, मिठाई और सोने की राखी देता है। क्यों ना जादुई 3 राखियों से मिले इन कपड़ों और मिठाइयों को हम गरीबों में बांट दें और इन सोने की राखियों को हम सुनार से बेचकर अपनी जरूरत को भी पूरा कर लें। हाँ, ये एकदम बेहतर बात रहेगी। आशा और आंचल बाजार में जाकर कपड़े और मिठाई को गरीबों में बांट देते हैं। इधर आंचल सभी सोने की राखियों को सुनार से बेचकर पैसे मोल लाती है। अगली सुबह राखी का त्योहार भी आ जाता है। तीनों बहनें धूमधाम से राखी मनाती हैं। राजू, हाथ आगे करो, आज राखी है। दीदी, पिछले 3 दिन से आप तीनों लगातार मेरे संग राखी मना रही हो, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए राजा भैया, क्योंकि तुम स्पेशल केस जो हो। जब भी हमको किसी की मदद करनी होगी तो तुम्हें राखी बंधवानी पड़ेगी, तभी तो हम इन राखियों से लोगों की मदद कर सकेंगी। तीनों बहनें एकाएक राजू को कुमकुम तिलक करके उसे मिठाई खिलाती हैं और फिर जैसे ही वो जादुई तीनों राखियां उसकी हथेली पर बांधती हैं, जादुई राखियां एक बार फिर सोने की राखी, अनेकों किस्म की मिठाई और कपड़े की भरमार करती हैं। और नन्हा राजू कहता है, ये तोहफे मेरी ओर से आप तीनों की खातिर। इसी के साथ लीला अपने किए का पछतावा जाहिर करती है। मेरी बच्चियों, अपनी दादी की भूल चूक को माफ कर दो। मैंने तुम तीनों को काला टीका समझा, मगर तुम तीनों तो माथे का कुमकुम हो। इस तरह राखी का त्योहार जाते जाते उन सभी को प्यार के धागे में बांध जाता है, जिसके साथ ही जादुई राखियों के प्रभाव से उनका जीवन सुख समृद्धि में बीतने लगता है। 5 चुड़ैल बहनों का रक्षाबंधन। हर तरफ रक्षाबंधन की चहल पहल थी। सभी औरतें राखी खरीदने में व्यस्त थीं। तभी अचानक से साफ मौसम एक काली घटा में छा जाता है। तभी आसमान से 5 चुड़ैलें उतर कर आती हैं। आखिर हम पांचों यहाँ पर वापस लौट ही आए। अब वो हमसे नहीं बच सकता। बिल्कुल सही, उसे हम अपने साथ ले ही जाएंगे। बिल्कुल जी, बहुत रह लिया उसके बिना, अब हम उसे अपना बना ही लेंगे। लेकिन इस वक्त वो कहाँ होगा? ये तो पता नहीं, लेकिन हम उसे ढूंढ लेंगे। 2 दिन का समय है हमारे पास, तो देर किस बात की, व्योम को ढूंढो। ये बोलकर वो 5 चुड़ैलें किसी व्योम नाम के शख्स को ढूंढने लगती हैं। आखिर चुड़ैलों का व्योम से क्या नाता था? कहीं वो उसे ढूंढकर मारना तो नहीं चाहती थीं? आखिर सच क्या है, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। व्योम को ढूंढते वक्त 2 चुड़ैलों की नजर राखी पर जाती है। अरे साक्षी, जरा देख तो, कितनी सुंदर राखियाँ। मेरा तो मन कर रहा है इन्हें ले लो। मन तो मेरा भी कर रहा है काव्या। ये राखी व्योम की कलाई पर बांधने के लिए तड़प जो रही हूँ। साक्षी, कितने अरमान थे व्योम के साथ रक्षाबंधन मनाने के लिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भूल गई, जब तक हम व्योम को अपने साथ नहीं ले जाएंगे तब तक रक्षाबंधन नहीं बना सकती। बिल्कुल जीजी, सही कह रही हैं आप। हम यहाँ नहीं, अपने साथ ले जाकर उसके साथ रक्षाबंधन मनाएंगे। ये जगह हमारे लिए नहीं बनी। मैंने हर जगह देख लिया, मगर मुझे व्योम नहीं मिला। बस वो मंदिर वाली जगह ही बची है। चलिए चिच्ची,
वहाँ जाकर देखते हैं। पांचों चुड़ैलें उस मंदिर के पास पहुंचती हैं जहां दो औरतें कहती हैं, अरे मोहिनी, तूने राखी खरीद ली क्या? हाँ, मैंने राखी खरीद ली है। मैं अपनी बेटी को रक्षाबंधन की कथा सुनाने के लिए लाई हूँ, तो तू उसे कथा सुना देगी ना? हाँ जरूर। आरुषि, यहाँ बैठो। तुम्हें पता है बहन अपने भाई की कलाई पर राखी क्यों बांधती है? क्योंकि वो बहुत ही प्राचीन समय से प्रथा चली आ रही है। इसीलिए एक बार शिशुपाल को मारते वक्त श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से उनकी उंगली कट गई। तब द्रौपदी ने उनके रक्त को अपनी साड़ी के पल्लू से बांधकर रोका। तब उन्होंने हमेशा द्रौपदी की रक्षा करने का वचन दिया। तभी से बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए उन्हें राखी बांधती हैं और बदले में भाई उन्हें तोहफा देता है। इसका मतलब आंटी, मेरा भाई को कभी कुछ नहीं होगा क्या? हाँ बेटा, ठीक है मम्मी, अब से हर साल मैं राखी बांधकर उसकी उम्र की रक्षा की कामना करूंगी। दूर खड़ी पांचों चुड़ैल बहनें जब उस औरत के मुंह से ये कथा सुनती हैं, तो उनका दिल पिघल जाता है और कहती हैं, चिची, हम ये क्या गलती करने जा रही थी? यदि हम अपने भाई को राखी बांधने के लिए उसे मारकर अपने साथ ले जाएंगी, तो हमारे राखी बांधने का मोल ही खत्म हो जाएगा। हाँ यामिनी, ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। दीदी, हम कितने गलत हैं ना। रक्षा करने की बजाय हम उसे मारकर अपने साथ ले जाने वाले थे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दीदी, मुझे लगता है हमें अपने भाई के लिए सुंदर सुंदर राखी और तोहफे खरीदने चाहिए और मिलकर उसे गला लगाना चाहिए। हाँ हाँ, मेरे तो अपने छोटे भाई को देखने के लिए आंखें तरस रही हैं। हमारा रक्षाबंधन पिछली बार अधूरा जो रह गया था, इस बार हम 5 बहनें मिलकर उसे पूरा करेंगी। चलो फिर, देर किस बात की है। इस तरह पांचों चुड़ैल बहनें अपने भाई के लिए राखी और तोहफे खरीद लेती हैं। फिर उन्हें गांव में ढूंढने लगती हैं, लेकिन कहीं न मिलने पर चुड़ैल निराश होकर कहती है, जीजी, पूरा गांव छान मारा, लेकिन हमारा भाई हमें कहीं नहीं मिला। कहीं व्योम हमें बोल तो नहीं गया? मुझे पता है हमारा भाई हमें कहाँ मिल सकता है। सुरेश मामा ने जरूर उसका ख्याल रखा होगा। चलो हम सब वहीं चलते हैं। दूसरे गांव जाकर जब 5 चुड़ैलें अपने मामा के घर पहुंचती हैं, तो अपने भाई को ढूंढते हैं। तभी सुरेश कहता है, अरे व्योम बेटा, जरा मेरा चश्मा देना, मुझे मिल नहीं रहा। हाँ, अरे मामा जी, आप फिर से भूल गए। देखिए, आपके सिर पर ही तो चश्मा लगा हुआ है और आप इधर उधर देखने लगते हो। अरे तो बिल्कुल मुझे अपनी बहनों की याद दिलाता है। पता है, वो पांचों भी मुझ पर इसी तरह हंसती थी, क्योंकि मैं अपना चश्मा तब भी सिर पर लगाकर भूल जाता था। मामा जी को ये बातें आज भी याद हैं। लेकिन अब उन पांचों की कमी बहुत खलती है। पता है, तेरी राखी के लिए बहुत रोती थी कि हमारे पास भाई नहीं है। शीला से कहती थी, मम्मी मुझे भाई चाहिए। मामा जी, आप परेशान मत होइए, मेरी जीजी जहाँ भी होंगी भगवान उन्हें खुश ही रखेंगे। देखो दीदी, हमारा भाई हमारे बारे में अभी भी कितना सोच रहा है, पर हम पागल इसे मारने चले थे। वो तो अच्छा हुआ मामा जी ने इसे संभाल लिया। जीजी, चल, मैं तेरे पैदा होने से पहले तेरी 5 बहनों की बात बताता हूँ। शालू पर, यानी कि तेरी माँ पर, एक एक करके 5 लड़कियां हो गईं। जब पांचाली हुई तो लगा कि इस बार लड़का होगा, पर इस बात के लिए तेरे बाबूजी ने शालू को बहुत जली कटी सुनाई और मारा। पर हालात के साथ उसने अपनी 5 बेटियों को स्वीकार कर लिया। एक बार राखी के त्योहार पर मैं जीजी से मिलने आया। 5 गुड़ियां बाहर राखी खरीद रही थीं। तभी एक निर्लज्ज औरत ने 5 को कहा, अरे ओ 5 महारानियों, तुम यहाँ राखी क्यों देख रही हो? हम राखी खरीदेंगे। अरे तुम 5 राखियों का क्या करोगी? तुम्हारे पास भाई तो है नहीं, तो राखी किसको बांधोगी? अपने माता पिता को? जाओ यहाँ से, तुम्हारा इन राखियों के साथ कोई मतलब नहीं है। चलो भीड़ हटाओ यहाँ से। 5 बच्चियां रोते हुए अपनी माँ के गले लग जाती हैं। अरे त्रिशा, यामिनी, पांचाली, काव्या, साक्षी, बेटा क्या हुआ? तुम 5 रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या?
माँ, हमें भी राखी खरीदनी है, हमें भी भाई चाहिए। उस आंटी ने हमें ऐसा बोला कि हम भाग जाए यहाँ से। हाँ माँ, आपने हमें भाई क्यों नहीं दिया? उन्होंने हम पर बहुत चिल्लाया। माँ, हमें भाई चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए। बच्चों चुप हो जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। चॉकलेट, गुड़िया के कपड़े। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा भाई चाहिए। पांचों बच्ची अंदर कमरे में चली जाती हैं, जहां शालू को अपनी बच्चियों की बात दिल पर लग जाती है और एक बार फिर वो गर्भवती होती है, जिसके बाद उसे व्योम होता है। ये देखकर पांचों लड़कियां खुश हो जाती हैं। तभी हॉस्पिटल में शालू अपनी पांचों बेटियों से कहती है, बेटा, आज तुम पांचों को मैंने तुम्हारा भाई सौंप दिया, अब इसका बहुत ख्याल रखना। ये कहते ही कमजोरी की वजह से शालू अपना दम तोड़ देती है, जिसके बाद पांचों बहनें अपने भाई का ख्याल रखती हैं। उसे हर साल राखी भी बांधती हैं। व्योम के 10 साल का होने पर उसे हॉस्टल भेज देती हैं। 5 साल बाद जब वो घर आता है तो पांचों बहनें उसके लिए राखी खरीद रही थी। इसी भीड़ का फायदा उठाकर कुछ आतंकवादियों ने बाजार में बम लगाकर ब्लास्ट कर दिया, जिससे उनकी पांचों बहनें गुजर गई। शुक्रिया मामा जी, मेरा ध्यान रखने के लिए। राखी बांधने के लिए मेरी बड़ी बहनों ने कितना मुश्किल समय देखा है, यहाँ तक कि राखी खरीदते वक्त भी अपनी जान दे दी, और उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। व्योम के इतना कहते ही चलता पंखा उस पर गिरता है कि पांचों बहनें अपने जादू से उस पंखे को रोक लेती हैं। ये देखकर व्योम और सुरेश हैरान हो जाते हैं। मामा जी, ये पंखा कैसे रुक गया बीच में? पता नहीं बेटा, पर शुक्र है तू बच गया। तभी पांचों बहनें उन दोनों के सामने आ जाती हैं। मामा जी, बहनों के रहते हुए भाई को कभी कुछ हो सकता है क्या? हाँ, हमने इसकी रक्षा करने का वचन जो लिया है। दीदी, आप सब वापस कैसे? तुझसे मिलने के लिए हमारी आंखें तड़प रही थी, तुझे राखी बांधने के लिए दिल तड़प रहा था, इसीलिए तेरे पास आ गए। मामा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे भाई का आपने जो ध्यान रखा। अरे नहीं बेटा, ख्याल तो ये मेरा रखता है, मेरे बुढ़ापे की लाठी ये जो है। दीदी, इस साल क्या मेरे हाथ की कलाई सूनी पड़ी रहेगी? नहीं ना, तो राखी बांध दो। हाँ जरूर मेरे भाई। इस तरह पांचों चुड़ैल बहनें अपने भाई का तिलक करके उसकी कलाई पर प्यारी राखियां बांधती हैं, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और खुशी खुशी रहकर पांचों बहनें चली जाती हैं। गरीब माँ का फौजी बेटा। रामगढ़ के एक छोटे से गांव में एक सुरेश नाम का लड़का अपनी गरीब माँ सुमित्रा के साथ रहता था। एक दुर्घटना के दौरान सुमित्रा के पति की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद सुमित्रा बहुत अकेली पड़ गई थी और उसने अपने बेटे सुरेश को अपनी की हुई मेहनत से पढ़ाया लिखाया था और वो उसे अपने पति के जैसा एक अच्छा इंसान बनाना चाहती थी। सुमित्रा का पति फौजी था और देश की रक्षा करते हुए उसने अपना बलिदान दे दिया था, जिसके बाद सुमित्रा अपने बेटे राजेश को भी एक फौजी बनाना चाहती थी। एक दिन सुमित्रा सुरेश से कहती है, बेटा, आज मेरा सपना पूरा हो गया, लेकिन बेटा मेरा इस दुनिया में तेरे अलावा ना और कोई नहीं है। तेरे पिताजी के बाद मैंने बहुत ही मुश्किलों का सामना करके तुझे पढ़ाया लिखाया और अब तू एक फौजी बन गया है। अगर तू भी मुझे छोड़कर गया तो मेरा क्या होगा? माँ, आप चिंता मत करो, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आप मेरा इंतजार करना, मैं जंग लड़के वापस जरूर आऊंगा और फिर आप पूरे गांव वालों को बताना कि आपका बेटा कितनी बड़ी जंग जीत कर आया है। ये कहकर सुरेश बॉर्डर के लिए निकल जाता है। उसको गए हुए कुछ दिन हो जाते हैं और एक दिन सुमित्रा जब घर में होती है, बहुत भूख लग रही है, एक काम करती हूँ, कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ। सुमित्रा रसोई में जाती है और अपने लिए कुछ बनाने का सोचती है, लेकिन जब वो रसोई में अनाज का डिब्बा खोलती है तो उसमें एक भी दाना नहीं होता। ऐसे ही घर में सभी बर्तन खाली पड़े होते हैं। अरे ये क्या, घर में तो अन्न का एक दाना तक नहीं है। अब मैं क्या खाऊंगी? ऊपर से मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। लगता है आज पूरा दिन भूखे प्यासे निकालना होगा। उस दिन सुमित्रा पूरे दिन भूखी प्यासी रहती है और रात को भी 1 गिलास पानी पीकर सो जाती है। अगले दिन सुबह किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है।
इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा? कहीं मेरा लल्ला बॉर्डर से वापस तो नहीं आ गया? सुमित्रा बहुत खुश हो जाती है और दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने के बाद उसे दरवाजे पर एक कुरियर वाला दिखाई देता है। इलो बहन जी, तुहार बेटे सुरेश ने तुहार खातिर एक खत भेजा है। इलो, आराम से पढ़ो। सुमित्रा कुरियर वाले से लिफाफा ले लेती है और घर में जाकर उसे खोलकर पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है, माँ, मैं बॉर्डर पर हूं और बिल्कुल ठीक हूं। ये कुछ पैसे हैं मेरी पहली सैलरी के। आपको पैसों की जरूरत होगी, इसलिए मैंने आपको भेज दिए हैं। अपना ख्याल रखना माँ, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। चिट्ठी पढ़ते ही सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत खुश होती है। उस दिन वो पूरे गांव वालों को अपने बेटे की चिट्ठी पढ़ाती है और एक औरत से कहती है, देखना, मेरा बेटा एक दिन देश का नाम ऊंचा करेगा और बहुत जल्दी वापस भी आएगा। सुमित्रा की ये खुशियां ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी और कुछ समय तक राजेश सुमित्रा को चिट्ठी और पैसे भेजता रहता था। लेकिन कुछ ही समय बाद न तो कोई पैसे आए और न ही चिट्ठी आई। ऊपर से सरकार ने लॉकडाउन भी लगा दिया, जिसके बाद सुमित्रा के घर में अनाज का एक दाना तक नहीं था। वो बहुत परेशान हो गई थी और हमेशा अपने बेटे के वापस आने का ही इंतजार करती रहती थी। एक दिन वो राजेश की फोटो देखकर कहती है, बेटा, अब तो तुमने बहुत ज्यादा समय लगा दिया। अब अपनी बूढ़ी माँ को और कितना तड़पाओगे? वापस लौट आओ सुरेश, वापस लौट आओ, नहीं तो तुम्हारी बूढ़ी माँ तुम्हारा इंतजार करते करते ही मर जाएंगी। तभी सुमित्रा को एक कॉल आता है। जैसे ही सुमित्रा फोन उठाकर हेलो बोलती है, फोन पर एक सीनियर डिपार्टमेंट से फौजी अमित कहता है, मैं आर्मी से सीनियर डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। क्या आप सुरेश की माँ बात कर रही हैं? हाँ, मैं सुरेश की माँ बोल रही हूँ। क्या मेरा बेटा वापस आ रहा है? कितने दिन हो गए, उसने तो मुझसे बात नहीं की। एक बार तो मेरी बात करा दो मेरे बेटे से। ये कहते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन सुरेश अब इस दुनिया में नहीं रहा। चीनी लोगों ने अचानक से हम पर हमला कर दिया था, जिस दौरान सुरेश ने जमकर उनका मुकाबला किया और जंग के दौरान उसको गोली लग गई और वो शहीद हो गया। 2 दिन बाद हम लोग सुरेश को लेकर इंडिया आएंगे। अमित ये सब कह ही रहा होता है, इतने में सुमित्रा अपने बेटे की यह खबर सुनते ही बेहोश हो जाती है और तभी वहां गांव की एक औरत आती है और उसे उठाती है। सुमित्रा, उठ सुमित्रा, क्या हुआ? तुम बेहोश कैसे हो गई? वो मुंह पर पानी की कुछ बूंदें डालती हैं, जिसके बाद सुमित्रा को होश आता है और वो रोने लगती है। मेरा तो नसीब ही खराब है, मैं इस दुनिया में अकेली रह गई। मेरा बेटा भी मुझे छोड़कर चला गया। अब मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे ही जिंदगी बिताऊंगी? 2 दिन बाद कुछ फौजी रमेश की डेड बॉडी को सुमित्रा के पास लेकर आते हैं, जिसके बाद सुमित्रा गांव के कुछ लोगों के पास जाकर मदद मांगती है। कैलाश भाई साहब, दरवाजा खोलो। देखो, मेरा बेटा देश के लिए शहीद हो गया है। उसके शरीर को कंधा लगा दो। अरे पागल है क्या? जानती नहीं है कि दुनिया में कितना वायरस हो रहा है? ऐसे में क्या मैं तेरे बेटे को कंधा लगाकर खुद की जान खतरे में डाल दूं? अरे जा जा, किसी और को ढूंढ। ये कहकर वो सुमित्रा के मुंह पर जोर से दरवाजा बंद कर देता है। ऐसे ही धीरे धीरे सुमित्रा सबके दरवाजों पर जाकर अपने बेटे के शरीर को कंधा देने के लिए विनती करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और गांव के सभी लोग उसके लिए अपना दरवाजा बंद कर देते हैं। कैसे लोग हैं इस दुनिया में। मैंने अपना पेट काट काट के अपने बेटे को फौजी बनाया। उसने अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन इन लोगों को जरा भी शर्म नहीं है। एक देशभक्त को ये लोग कंधा तक नहीं दे सकते। ये सब देख सीनियर फौजी अमित सुमित्रा के पास आता है और कहता है, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। अगर आपने एक बेटा खोया है तो बदले में आपको भगवान ने 4 बेटे दिए हैं। राजेश के शरीर को हम कंधा देंगे।
ये कहकर चारों फौजी राजेश को अपने कंधे पर उठा लेते हैं। वहीं सुमित्रा भी अपने कंधे पर एक मटकी लिए और हाथ में एक तिरंगा झंडा लिए चलने लगती है। ये सब गांव के लोग देख रहे होते हैं, जिन्हें देखकर सुमित्रा उनसे कहती है, अरे तुम लोगों को तो कहीं डूब के मर जाना चाहिए, जो लोग तुम्हारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर दूसरे देशों से लड़ाई कर रहे हैं। अगर तुम्हें उन लोगों के लिए ही हमदर्दी नहीं है तो तुम इस आजादी के लायक ही नहीं हो। ये कहने के बाद वो अपने बेटे राजेश की अर्थी को अग्नि देती है, जिसके बाद वो उस तिरंगे झंडे को उसकी अर्थी के पास लगा देती है और झंडा लहराने लगता है। बेटा, आज मुझे तुझ पर बहुत फख्र है। जिस देश के लिए तूने अपनी जान कुर्बान कर दी, उस देश के लोगों ने आज तुझे कंधा तक नहीं दिया, लेकिन तूने अपना फर्ज पूरा किया। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है बेटा। भगवान करे तेरी आत्मा को शांति मिले। गरीब और अमीर की भक्ति। एक समय की बात है, एक गांव में गणपत नाम का एक माली रहता था। गणपत गांव के एक बड़े जमींदार सेठ के यहाँ काम करता था। रोज सुबह उसकी पत्नी गौरी नाश्ता बनाती, गणपत काम पर जाने के लिए तैयार होता, उसकी बेटी छाया और पायल स्कूल जाने की तैयारी करती, फिर सब साथ बैठकर नाश्ता करते। वो एक गरीब परिवार था, मगर सब प्यार से खुशी खुशी रहते थे। सेठ के घर जाते हुए रास्ते में स्कूल पड़ता था, इसलिए गणपत रोज काम पर जाते समय छाया और पायल को स्कूल भी छोड़ दिया करता था। गणपत माली के साथ साथ खेतों में भी काम कर लेता था। गणेश चतुर्थी आने ही वाली थी। पूरे गांव में गणेश चतुर्थी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता था। गणपत भी गणपति बप्पा का सच्चा भक्त था। इस बार गणपत ने अपने बच्चों से वादा किया था कि वो भी खूब धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाएगा। पिछली बार गणपत के पास नौकरी नहीं थी और गणेश चतुर्थी मनाने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे। दूसरों को देखकर बच्चे भी बहुत मायूस हो गए थे। गौरी ने गणपति महाराज से गणपत की नौकरी के लिए इस बार पूरी श्रद्धा से पूजा करने के लिए मन्नत भी मांगी थी। सेठ जी के घर में भी खूब धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाने की तैयारियां चल रही थी। इस साल अच्छी वर्षा होने के कारण फसल भी अच्छी हुई थी। एक दिन सेठ जी ने गणपत से कहा, अरे गणपत, इस बार तो गणेश महाराज की कृपा से फसल भी अच्छी हुई है। मैं तो सोच रहा हूँ कि मंदिर में सोने का चढ़ावा चढ़ा दूं और बप्पा की एक विशाल मूर्ति भी बनवा लेता हूँ। जी सेठ जी, ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। मैं भी इस बार गणपति बप्पा की एक सुंदर मूर्ति घर में लाने की सोच रहा हूँ। ठीक है गणपत, इस बार मैं तुझे ज्यादा पैसे दे दूंगा। तू भी गणेश चतुर्थी अच्छे से मना लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। गणपत ने पहले से भी कुछ पैसे जमा किए थे। गौरी ने छाया और पायल के लिए नए जोड़ी कपड़े भी सिले। दोनों बहुत खुश थीं। अब गणेश चतुर्थी में केवल 3 दिन का समय बचा था। पूरे गांव में रौनक फैली हुई थी। आज गणपत ने अपना सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लिया। सेठ जी के घर में गणपति बप्पा की विशाल मूर्ति आने वाली थी। छाया और पायल के सभी दोस्तों के घर में गणपति बप्पा आ चुके थे। दोनों अब इंतजार कर रही थी कि कब पिताजी आएंगे और उनके घर गणपति महाराज पधारेंगे। सेठ जी के बच्चे छाया और पायल से कह रहे थे, क्या इस बार भी तुम्हारे घर में पूजा नहीं होगी? तभी पायल कहती है, नहीं, इस बार हमारे यहाँ भी पूजा होगी और माँ ने हमारे लिए नए कपड़े भी सिले हैं। गणपत ये सारी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था और गणपति बप्पा को धन्यवाद कह रहा था कि इस बार उनकी कृपा से मेरे घर भी खुशियाँ आई हैं। शाम होते ही सेठ जी के साथ गणपत गांव के पास वाले शहर के बाजार से मूर्ति लाने के लिए चला जाता है। अपने सारे जमा किए हुए पैसे गणपत अपने साथ ले गया और उसने सोचा कि आज गणपति बप्पा की सबसे सुंदर मूर्ति को घर लेके जाएगा। घर पर गौरी सारी तैयारियां कर चुकी थी। पूजा के लिए फूल, पत्ते, मोदक और सब कुछ तैयार कर लिया था। छाया और पायल नए कपड़े पहनकर गणपति बप्पा का इंतजार कर रही थी। सेठ की पत्नी ने गणपति महाराज के लिए सोने के गहने बनवाए थे। रास्ते में सेठ और गणपत को एक वृद्ध व्यक्ति मिला। वो फटे कपड़े पहने हुए रो रहा था। गणपत ने पूछा, क्या हुआ चाचा, आप रो क्यों रहे हैं? क्या बताऊं बेटे, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। आज गणेश चतुर्थी है, पूजा तो दूर की बात है, मेरी बेटी भूख से तड़प रही है।
मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। गणपत ने सेठ की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, सेठ जी, क्या आप इसकी मदद कर सकते हैं? अरे ये सब पैसे लेने की नौटंकी करते हैं, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग। नहीं सेठ जी, इस बूढ़े का हाल देखिए, चेहरा सूखा हुआ है, आंखों में आंसू भी हैं। मुझे लगता है ये सच कह रहा है। अरे तो मैं क्या करूं भाई, मैं तो पूरे गिनकर पैसे लाया हूँ और इस बार मुझे गणेश भगवान की बड़ी सी मूर्ति लेनी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। गणपत ने बूढ़े आदमी से पूछा, आप कहाँ रहते हो चाचा? शहर के उस पार एक छोटी सी झोपड़ी में रहता हूँ। मेरी बेटी को हृदय रोग है। मेरे पास जितने पैसे थे सब उसके इलाज में खर्च कर दिए हैं। अब हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है बेटा। शहर में काम की तलाश के लिए आया था, मगर मुझ जैसे बूढ़े को कौन काम पर रखेगा? उसका इलाज हो गया ना चाचा? नहीं बेटा, इलाज को बीच में ही रोकना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा कि दवाइयों से ठीक हो जाएगा, लेकिन दवाई खिलाने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है और आज तो मेरे परिवार में सब भूखे हैं। गणपत को छाया और पायल का चेहरा याद आ गया। उसका हृदय करुणा से भर गया। उससे रहा नहीं गया और बिना कुछ सोचे समझे उसने अपने सारे पैसे उस व्यक्ति को दे दिए। ये लो चाचा, इससे अपनी बेटी की दवाइयाँ और खाने के लिए कुछ ले लेना। आपकी मदद के लिए ज्यादा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपकी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। गणपति बप्पा पर भरोसा रखिए, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। तुम एक बहुत ही भले व्यक्ति हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारे बच्चे सदैव खुश रहें। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अच्छा चाचा, अब मैं चलता हूँ। गणपत सेठ के साथ दुकान पहुंच गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। घर पर गौरी, छाया और पायल उसका इंतजार कर रहे होंगे। इस बार भी हर साल की तरह अगर पूजा नहीं हुई तो सब मायूस हो जाएंगे और गौरी की मन्नत भी पूरी नहीं हो पाएगी। सेठ ने दुकान की सबसे विशाल और सबसे सुंदर और सबसे महंगी मूर्ति खरीदी। क्या हुआ, तुमने कोई मूर्ति नहीं ली? मैं सोच रहा हूँ कि गांव के ही दुकान से ही एक मूर्ति खरीद लूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। रास्ते भर गणपत सोच रहा था कि अब क्या होगा। उसका मन उदास हो गया था। आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर उसके घर गणेश महाराज नहीं पधारेंगे, लेकिन उसे इस बात के लिए खुशी भी थी कि उसने एक गरीब बूढ़े आदमी की मदद की थी, इसलिए गणपति बप्पा उससे जरूर प्रसन्न हुए होंगे। दोनों गांव आ गए। सेठ ने अपने घर में मूर्ति की स्थापना की। सेठानी ने जल्दी जल्दी थाली सजाई और पूजा की तैयारी करने लगी। गणपत को गौरी की याद आ गई। गणपत ने सेठ से विदा लिया और भारी मन के साथ घर की ओर चल पड़ा। उसने घर जाकर चुपके से गौरी को बुलाया। गौरी गणपत को देखकर दौड़ी दौड़ी चली आई। क्या हुआ जी, गणपति बप्पा किधर है? गणपत ने सारी बातें गौरी को बताई और गणपत गौरी से क्षमा मांगने लगा। कोई बात नहीं जी, ये भी कोई परीक्षा ही होगी। छाया और पायल अपने सारे दोस्तों को लेकर घर आ जाती है। गौरी और गणपत को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। वो दोनों भी बच्चों के पीछे पीछे अंदर चले गए। अंदर जाते ही देखा कि गणपति बप्पा की विशाल मूर्ति पहले से ही स्थापित थी। पूरे घर में प्रकाश छाया हुआ है। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं गणेश भगवान प्रकट हुए हैं। सभी बच्चे मूर्ति देखकर दंग रह जाते हैं। इतनी सुंदर मूर्ति किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। गणपत और गौरी हैरान रह गए कि आखिर ये हुआ कैसे। आज गणपति बप्पा स्वयं हमारे घर पधारे हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि आज वो मुझसे जरूर प्रसन्न होंगे। बच्चों ने बाहर जाकर सभी को बताया कि गणपत माली के घर सबसे अच्छी मूर्ति आई है। पूरे गांव से लोग उसके घर पर गणपति बप्पा का दर्शन करने के लिए आने लगे। गणपत और गौरी दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था। इससे बड़ी बात उनके लिए कुछ नहीं हो सकती थी कि स्वयं गणपति बप्पा उनके घर पधारे हैं। ये उनकी सच्ची भक्ति और श्रद्धा का परिणाम था। गणपत के घर पर खूब भीड़ एकत्रित हो गई थी। गणपति बप्पा को केवल भक्ति से पाया जा सकता है। गरीबों की मदद करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। मैंने सदैव इतना चढ़ावा चढ़ाया, महंगी से महंगी चीजों के साथ गणपति बप्पा का स्वागत किया, सदैव पूजा अर्चना की। मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है क्या? गांव के पंडित ने कहा, बेटा,
भगवान की भक्ति केवल महंगी चीजों और दिन रात पूजा अर्चना करने से साबित नहीं होती। भगवान तो केवल सच्चे मन वालों के पास ही आते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। सबने साथ मिलकर कहा, गणपति बप्पा मोरया। राखी बनाने वाली गरीब सास बहू। मानवी और कंचन नाम की दो सास बहू का जोड़ा कूड़ेदान के किनारे बने फुटपाथ पर बैठा पड़ा था। तभी कूड़े से भरी गाड़ी आकर कूड़ेदान में ढेर भर जाती है, जिसे देख दोनों सास बहू झट से उठ खड़ी होती हैं। चलिए माँ जी, इंतजार खत्म हुआ। अब इस कूड़े के पहाड़ के बोझ में अपनी किस्मत को टटोलने का समय आ गया है। मानवी बहू, जब से हमारा जीवन अर्श से फर्श पर आया है, कूड़े का ढेर ही तो हमारे पेट भरने का इकलौता आसरा है। आखिरकार इस कूड़े खत्ते में से ही तो हम सास बहू भंगार का सामान बटोरती हैं और उसे बेचकर अपने पेट भरने का बंदोबस्त करती हैं। ऐसा कहकर दोनों सास बहू फेंटा बांधकर कूड़ेदान में कूद पड़ती हैं और लोहे, स्टील इत्यादि की छटाई करने में जुट जाती हैं। तभी मानवी के हाथों में एक राखी लगती है, जिसे देख वो कहती है, माँ जी, ये देखिए, इस कूड़े के ढेर में मुझे एक चमचमाती सुंदर राखी मिली। बहू, इस राखी और सावन की फुहार देखकर मुझे याद आया, राखी का त्योहार भी आने वाला है, मगर हम सास बहू के पल्ले तो इतने पैसे ही नहीं बचे कि अपने भाइयों के खातिर राखी भी खरीद सके। गरीबी की बेबसी से झुलस रही सास बहू बात बदल देती हैं। फिर कंचन हताश मन से अपने काम में लग जाती है। तभी कूड़े के ढेर से उसके हाथों में अनेकों रंग बिरंगे धागे आकर लिपट जाते हैं। बहू, ये देख जरा, मेरे हाथों में ये डोर कैसे उलझ गई। माँ जी, ये तो राखी बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला रेशम की डोर है। माँ जी, इसके धागे के भीतर राखी के गोटे और मोती भी मिले हुए हैं। दोनों सास बहू को कूड़े में राखी बनाने का ढेरों सामान मिलता है, जिसे एकटक निहार कर वो कहती है, सासू माँ, राखी के त्योहार में अभी कुल मिलाकर महीने भर की देरी है। क्यों ना इन धागे और गोटों की सहायता से हम कुछ राखियां बनाकर बेचें। बात तो तूने बड़े ही पते की कही है बहू। कूड़े कचरे का निपटारा हम बाद में करेंगे, पहले राखियों की रचना करते हैं। दोनों सास बहू सच्ची लगन से फुटपाथ पर बैठकर राखियां बनाने लगती हैं। कुछ ही देर में वो 1 दर्जन राखियां तैयार कर देती है। अरे वाह बहू, हम सास बहू ने मिलकर क्या सुंदर राखियों की रचना की है, मगर इसे बेचेंगे कहाँ। माँ जी, किसी भी बाजार या दुकान में ये राखियां आसानी से बिक ही जाएंगी। शाम को बाजार लगने पर सास बहू बनाई हुई राखियों को लेकर एक ठेले वाले के पास आकर कहती हैं, अरे सुनो भैया, ये राखियां खरीद लो और जो बन पड़ी दे दो। अरे राखियां तो बड़ी अच्छी बनाई हैं, मगर मैं इसका ज्यादा मोल नहीं चुका पाऊंगा। इन 12 राखियों का 100 रुपए दे सकता हूँ। ये सुनकर दोनों सास बहू एक दूसरे की सूरत निहारते हुए खुशी से बोल पड़ती हैं, हमें मंजूर है। इस तरह सास बहू बनाई हुई राखियों को बेचकर पैसे लेकर कहती हैं, रस्ते का माल सस्ते में बेच दिया। माँ जी, किसे पता था कि कूड़ेदान का कचरा हमारे इतने काम आएगा, उससे बनाई राखियों का दाम आएगा। अब से ये 100 की एक पत्ती राखी के आने तक हमें हजारों में पहुंचाना होगा। उस 100 रुपए से सास बहू राखी बनाने का सामान खरीद लाती हैं और इस बार पहली बार से कहीं ज्यादा राखियां बनाकर उन्हें बेचने दोबारा से बाजार पहुंच जाती हैं। अरे भैया, आज हम सास बहू और भी तरह तरह की सुंदर आकृतियों वाली राखियां बनाकर लाई हैं। अरे माफ करना बहन जी, मैं एक आम ठेले वाला हूँ, मेरे पास इतनी राखियों की बिक्री नहीं है, आप इसे कहीं और जाकर बेचिए। दोनों सास बहू निराशपूर्ण अपनी बनाई राखियों को लेकर वहां से चल देती हैं। तभी उनकी नजर एक बड़ी दुकान पर पड़ती है, जहां वो दोनों जा पहुंचती हैं। कहिए, आप दोनों को क्या चाहिए? अरे भाई साहब, हम कुछ खरीदने नहीं बल्कि अपनी राखियों को आपकी इस दुकान पर बेचने आए हैं। राखियों का त्योहार आने वाला है, ये रचनात्मक राखियां खरीद लीजिए। हाँ, माफ करना, मगर मेरी दुकान में पहले ही सैकड़ों तरह की राखियां मौजूद हैं, मैं और पैसे निवेश नहीं कर सकता। बदलते मौसम के मार को झेलकर सास बहू बनाई हुई राखियों को लेकर अनेकों दुकानों पर भटकती हैं, मगर इस बार कोई भी उनकी बनाई राखियों को नहीं खरीदता। वो थक हार कर फुटपाथ पर आकर बैठ जाती हैं। लगता है बहू, हमारी राखियां ज्यादा लुभावनी नहीं,
इसीलिए शायद राखी के बड़े व्यापारी हमारी बनाई राखियों को अपनी दुकान में शामिल नहीं करना चाहते। माँ जी, हमको अपने हाथ के हुनर पर शक करने की जरूरत नहीं और हम यूं हार नहीं मान सकते। हम इसी फुटपाथ पर बैठकर अपनी राखियां बेचेंगे। सास बहू में जोर शोर से राखियों को बेचने की होड़ मच जाती है। रंग बिरंगी रचनात्मक राखियां ले लो, पीली चमकीली राखियां ले लो, आओ आओ बहनों, आकर्षक रेशमी राखियां ले लो। तभी झुमरी नाम की एक औरत झूमते हुए उनकी राखियों को हाथ में उठाकर कहती है, हाय दैया, पिछले 2.25 घंटा से हम ऐसा ही तो राखी तलाश करत हैं। अरे हम अपना परिचय देवे तो भुलाए गए। हम हैं झुमरी फ्रॉम झुमरी तलैया। का भाव की पड़ी एक राखी? सभी राखियों का अलग अलग मूल्य है। आपको कौन सी राखी दूं? रेशमी राखी, चौरस पट्टी की राखी, पतली पट्टी की राखी? अरे हमको तो इस सारा राखी चाहिए। का है ना, हम जरा भरे पूरे परिवार से बिलोंग करत हैं। बिटिया, अगर सारी राखियां खरीदनी है तो थोक रेट के 500 में पड़ेंगी। ये 25 राखियां मेहनता जरा ज्यादा लगा है, इसीलिए दाम थोड़ा ज्यादा है। अरे नहीं काकी, आप तो सबंजन से सस्ता राखी बेचत हो। बाकी राखी वालों ने तो कलाकार दाम रखा है राखियों का। इस तरह दूसरी बार बनाई हुई राखियों से दोनों सास बहू को 500 का पड़ता मिलता है, जिससे वो कूड़े के ढेर से उठकर एक किराए की खोली खरीद कर रहने लगती हैं। अब हर सवेरे सास बहू रंग बिरंगी राखियां बनाकर उन्हें गांव-गांव में घूमकर बेचने लगती हैं। एक शाम, बहू, यकीन ही नहीं पड़ रहा कि राखियों को बेचकर हमने 100 का एक पत्ता बटोरा था। आज वो एक पत्ता 5000 दमड़ी में बदल गया। माँ जी, हर एक दिन हमारी राखियों की मांग जो बढ़ती जा रही है। अभी भी राखी के त्योहार में पूरे 72 घंटों की भारी देरी है। क्यों ना हम इस पैसे से एक राखी की भारी दुकान खोलें। बहू, ये राखी का त्योहार तो अगले 3 दिनों के आखिर तक खत्म हो जाएगा, फिर क्या? माँ जी, ये मेरी दूर की सोच है। देखिए, अगले 3 दिनों तक राखियों की होड़ मची रहेगी, जिससे दुकान का किराया निकल जाएगा। और फिर राखी के त्योहार के जाने के बाद हम उस दुकान में दूसरे त्योहारों का साज सज्जा का सामान रखेंगे, जैसे 15 अगस्त पर पतंग की बिक्री, दिवाली पर दियों की बिक्री। अरे वाह बहू, तेरी सोच तो मेरी समझ से परे निकली। उसी रोज दोनों राखी की भारी दुकान खोलती हैं। हमने ये दुकान तो ले ली, मगर राखी के आने वाले अगले 2 दिनों तक हमें रच जगह करके राखियां बनानी पड़ेंगी और दिन में उनकी बिक्री करनी होगी। इससे हम इन राखियों से बहुत पैसे बटोर लेंगे। दोनों सास बहू एड़ी चोटी का जोर लगाकर दिन रात एक करके अनेकों आकार की राखियों की रचना करती हैं। माया नाम की एक लड़की वहां आके कहती है, अरे वाह, आपकी राखी की दुकान पर बड़े यूनिक राखियां हैं। मुझे मोर पंख वाली राखी चाहिए। ये लो मोर पंख वाली राखी, मगर इसका दाम जरा तेज है। प्राइस की परवाह मत कीजिए, मुझे तो इस राखी की बारीकियां भा गई। ये सारी मोर पंख राखी पैक कर दो। एक के बाद एक राखी खरीदने आई बहनों की बड़ी भीड़ सास बहू की राखी की दुकान पर जम जाती है। अगले 2 दिनों में उन्हें भारी मुनाफा हासिल होता है, जिससे वो एक बड़ा घर बार हासिल कर लेती हैं। माँ जी, हमारी राखी की दुकान की शुरुआती बोहनी भी इतनी भारी तौर से हुई थी, तभी हम फर्श से अर्श पर एक बार फिर लौट आए। हाँ बहू, राखियां बेचकर हम सास बहू के पास इतना पुख्ता पैसा जमा हो गया कि बड़े धूमधाम से हम बहनें भी अपने भाइयों को राखी बांधेंगी। इस तरह अंत में राखी के रोज दोनों सास बहू बड़े ही आनंद से अपने भाइयों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाती हैं।